हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है अलगाव की राजनीति तथा समायोजन, यानी द पॉलिटिक्स ऑफ एस्केजिज्म एंड एकमेंडेशन। तो सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो जानने का ये है कि अलगाव का मीनिंग्स एक्चुअल में क्या होता है। अलगाव का मीनिंग्स एक्चुअल में ये होता है कि मतलब किसी से लगाव न रखना, अपना खुद के क्षेत्र को लेकर के डिमांड करना और अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना, ये अलगाव होता है। बेसिक सी बात है। पॉलिटिक्स में किस तरीके से यूज होता है, तो काफ़ी सारे इश्यूज है जिनको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पंजाब का मुद्दा हो गया, कश्मीर का मुद्दा हो गया, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य हैं जो बेसिक सी, जिनमें हम 6 सिस्टर के नाम से जानते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब, त्रिपुरा वगैरह। इनके भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर आउट होंगी कि अलगाव का एक्चुअल में मीनिंग्स क्या है और ये इश्यूज क्यों क्रिएट हुए हैं, क्या इनकी हिस्ट्री है। इन सब बातों को लेकर आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है, क्लास अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको पता है भाई मिलेगी टेलीग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर सीधे सीधे लिंक से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम हमारा चैनल है, सीधे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ भी हम अपडेट डालते रहते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं कि अलगाव की राजनीति का क्या टॉपिक है, एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद से ही क्षेत्रीय आकांक्षा, यानी कि अपने एरिया को लेकर कुछ डिमांडें किसी न किसी रूप में उभर कर सामने आती रही। लेकिन कुछ क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी कि जो स्टेट लेवल को लेकर के कुछ ऐसे एम्बिशस है, कुछ इच्छाएं, वो राष्ट्र को हमेशा चुनौती देते हुए अलगाव की मांग के रूप में बदल गई, जिसे अलगाव की राजनीति की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी एक्टिविटी कुछ क्षेत्र विशेष में ही दिखाई दी। इसका आधार धर्म, संजातीय अथवा सरकार की नीति रही है। जिन क्षेत्रों में अलगाव की राजनीति हुई उनके कुछ मुख्य एग्जाम्पल, यानी कि कुछ मेन एग्जाम्पल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है पंजाब का मुद्दा, यानी कि इश्यूज ऑफ पंजाब। अभी अलगाव की राजनीति यहाँ पर किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं। सन 1980 के दशक में भारत की सुरक्षा तथा संघीय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा संकट पंजाब में अलगाववाद तथा आतंकवाद की वजह से आया। सन 1947 के पहले भी पंजाब में हिंदुओं, मुस्लिम, सिखों के मध्य इस प्रकार के गुट विद्यमान थे जो सांप्रदायिक आधार पर आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। यानी कि वो धर्म को लेकर के और मतलब जो भी वहाँ पर रहते थे लोग, उस चीज़ को हिंदू, मुस्लिम या सिखों के मध्य मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटर वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट करते रहते थे, या उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा करने के लिए कुछ गुट बने हुए थे उस समय पे। स्वतंत्रता से पहले 1920 में शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया था, जो सिखों की राजनीति शाखा के समान कार्य करती रही। लेकिन पाकिस्तान के गठन से यह प्रतिस्पर्धा, यानी कि ये कंपटीशन सिखों और हिंदुओं के मध्य सीमित हो गई और पंजाब की सामाजिक संरचना, यानी कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा वहाँ पर चेंजिंग देखने को मिला। तो फाइनली सन 1966 में पंजाब से हरियाणा का विभाजन कर दिया गया और सन 1971 में हिमाचल नामक एक नया राज्य स्टैब्लिश किया गया। अब पंजाब में सिखों की संख्या अधिक हो गई, जिसका फायदा अकाली दल को 1967 और इसके बाद में 1977 के चुनाव में मिला, जिसमें अकाली दल ने सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार भी गठबंधन सरकार थी। दूसरे केंद्र द्वारा इसे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हटा दिया गया था। तो ये था पूरा का पूरा वहाँ पर पंजाब का इश्यूज। लेकिन इसके बाद भी छोटी छोटी ऐसी इंसिडेंट थी, जैसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बाद में रखा गया, क्योंकि अगर अकाली दल की जो सरकार बनी वो भी एक गठबंधन की सरकार थी, वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, तो उसे भी पूरी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से वो प्रस्ताव था। आनंदपुरी साहिब प्रस्ताव एक्चुअल में क्या था। तो पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि वहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी वो थी वहाँ पर, तो केंद्र सरकार की भूमिका को देखकर सन 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वाधीनता की मांग की। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो अलगाववादी थे वो चाहते थे कि पंजाब का अलग से इंडिपेंडेंसी पंजाब को मिले और पंजाब का एक अलग ही मतलब एक कंट्री के रूप में वो डेवलप हो। तो सन 1973 में क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर आनंदपुर साहिब में प्रस्ताव लागू किया गया। प्रस्ताव में केंद्र राज्य संबंध को फिर से एक्सप्लेन करने की बात की गई कि जो सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो यह प्रस्ताव संघवाद को सुदृढ़ करने की अपील करता है। लेकिन
इसका एक पृथक सिख राष्ट्र की मांग के रूप में पढ़ा जा सकता है। हालांकि सिख जन समुदाय आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ सालों बाद ही यानी कि सन 1980 में अकाली दल की सरकार भी हटा दी गई। तब अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्य के मध्य पानी के विभाजन के मुद्दे पर आंदोलन शुरू कर दिया। वर्तमान में भी पानी के मुद्दे सतलज या यमुना लिंक की बात करें तो उसको लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच हमेशा से विवाद आज भी चलता रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। कुछ चरमपंथी धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई और भारत से पृथक होकर खालिस्तान बनाने की मांग की। तो ये था इश्यूज ऑफ पंजाब कि कैसे वो 1980 के दशक से, और अगर इंडिपेंडेंसी से भी पहले की बात करें तो तब से ये चीज़ें होती आ रही हैं। विभाजन को लेकर के कहीं ना कहीं गुट जो थे वो पहले किस तरीके से काम करते थे और प्रेजेंट में किस तरीके से लेकर के मतलब मूवमेंट बस चलाते रहो, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब जो कंट्रोवर्सी है वो चलती रहे। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी देखी गई। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ये प्रस्ताव था। हालांकि इसका प्रभाव हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसका प्रभाव ज़्यादातर देखने को नहीं मिला पंजाब पर, तो ज़्यादा इसका खासा प्रभाव नहीं था। अब नेक्स्ट है पूर्वोत्तर का मुद्दा यानी कि इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अनेक प्रकार की विविधताओं से संपन्न है, यानी कि बहुत सारी विविधताएं हैं, चाहे हम बायोलॉजिकल देखें चाहे हम जोग्राफिकल चीज़ें देखें वहाँ पर, जिसमें सजातीय भाषाई धार्मिक सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता दिखाई देती है। यानी कि वहाँ पर एक धर्म के लोग नहीं है, वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग आपको मिलेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी कंडीशन अलग अलग होगी दोनों सबकी मतलब। तो इस क्षेत्र की सीमाएं चीन म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। ये भारत के लिए एक प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। इन क्षेत्र में 7 राज्य जिनको 7 बहनें भी कहा जाता है, जिसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से कई परिवर्तन हुए। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। इन क्षेत्रों का स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में भी विलय हो गया। पूर्वोत्तर के संपूर्ण क्षेत्र का बड़े पैमाने पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। सन 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में राज्य बने, जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें और मिजोरम की बात करें तो 1987 में इनको राज्य का दर्जा दिया गया। सन 1947 में भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के क्षेत्र भारत के बचे हुए भागों से बिल्कुल अलग हो गए और इसका आर्थिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों में पृथक हो जाने की वजह से इस क्षेत्र में विकास का ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ की राजनीति भी अपनी ही दायरे में सीमित रही और इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों ने आने वाली शरणार्थियों की वजह से इस क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पूर्वोत्तर के अलग थलग होने से इस क्षेत्र की कठोर सामाजिक संरचना ने बहुत ही स्ट्रिक्टली सोसाइटी स्ट्रक्चर और सजातीय पहचान ही साथ देश के कई क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि अलगाव की स्थिति को पैदा करता है। उनके बीच में एक ऐसी अवधारणा पैदा हो जाती है कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम पर बाकी स्टेट की तरह ध्यान नहीं दिया गया, हम डेवलप नहीं हैं, बाकियों के कंपैरिजन में हम बहुत ही पिछड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह की जो स्थिति है वो पैदा करती है। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत असामान्य मांगे उठी और इस क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी लंबी है। लेकिन पूर्वोत्तर व भारत के शेष हिस्सों के मध्य संचार व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। अगर हम कम्युनिकेशंस की भी बात करें, हालांकि चीज़ें आज बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत चेंज आपको देखने को मिला है कि मतलब जो मध्य भारत है, जो इंडिया है एक्चुअली में, जो बीच में मध्य भारत हम जिसको बोलेंगे, तो पूर्वोत्तर राज्यों जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे बहुत ज़्यादा अब इंटरेक्शन करा है, कम्युनिकेशंस का जो बॉन्डिंग है वो बढ़ गई है। तो सिचुएशन आज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो संचार सुविधा भी बहुत कमज़ोर थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। तो इससे भी पूर्वोत्तर की अगर हम उस समय की बात करें कि जहाँ पर कम्युनिकेशंस बॉन्डिंग भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं थी, तो इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति की प्रकृति अधिक संवेदनशील रही। तो इसमें स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ आरंभिक पहल की गई, यानी कि लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी अवधारणा बन चुकी थी, ऐसी आइडियोलॉजी सेट हो गई थी कि अगर हम बिल्कुल अलग हैं तो हम अपने अलग ही स्टेट की अलग ही जो हमारा राज्य है उसकी मांग करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। तो वहाँ पर अलगाववादी आंदोलन के मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटके फेर किया।
हालांकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी प्रकृति का जो कारण है वो अलग अलग दिखाई दिए, लेकिन इन सारे आंदोलन में, इन सारे मूवमेंट की जो प्रकृति यही है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर प्रमुख मुद्दे प्रभावी रहे। तो अलग अलग मूवमेंट होते रहे, अलग अलग चीजें, अलग अलग एक्टिविटी वहाँ पे देखने को मिली। तो इन एक्टिविटी में चाहे हम बात करें कि बाहरी लोग यानी कि जो भी अवैध घुसपैठी थे या शरणार्थी थे, उनके विरुद्ध आंदोलन चले, तो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे देखी गई। स्वायत्तता की मांग को लेकर के जो मूवमेंट था वो चला, वो चीज़ें वहाँ पर देखी गई। तो काफ़ी सारी एक्टिविटी थी जिसका प्रभाव पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ा। और एक बहुत बड़ा इशू सामने आता है अलगाव की राजनीति में। और इस तरह की राजनीति के पीछे कोई ना कोई गुट जरूर होते हैं जो उसमें ट्रिगर का काम करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें थी। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे एक बोडोलैंड की मांग भी वहाँ पर रखी गई थी। बोडोलैंड असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर भूटान और अरुणाचल प्रदेश की निचली भूमि में अवस्थित एक क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से बोडो जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति और पहचान पृथक है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। असम में उपेक्षा की वजह से बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी द्वारा बोडोलैंड की मांग की गई। सन 1990 में बोडो लिबरेशन ट्राइबल फ्रंट का गठन किया गया, जिसमें बोडो आंदोलन हिंसक बना दिया। 2003 में बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल BTC का एक गठन कर एक समझौते के माध्यम से किया। हाल ही में बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा प्रदान किया गया है, जो असम के करीब 35% यानी कि 35% क्षेत्र का प्रशासन करता है। इसे पर्याय प्रशासनिक स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB अभी भी हिंसा को चालू रखे हुए और पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। यानी कि अगर आज भी वहाँ पर कुछ चीज़ें देखें कि ऐसी हिंसात्मक एक्टिविटी अभी भी एक मतलब कुछ ऐसे गुट है जो एक तरीके से वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो भारत से जुड़े रहें या फिर वो बहुत शांति क्षेत्र वहाँ पर बना रहे। तो जो बोडो जनजाति है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये आइडियोलॉजी सेट करने के लिए वो हमेशा एक्टिविटी करते रहते हैं, चाहे वो मूवमेंट के माध्यम से करें। लेकिन हाँ, अगर प्रशासन की दृष्टि से देखें तो इंडिविजुअल उनका एक स्वायत्तता वहाँ पर दी गई, ताकि वो अपने प्रशासन को, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर सके। तो ये तो था इशू पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के कि अलगाव की राजनीति वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर का मुद्दा, इश्यूज ऑफ जम्मू कश्मीर। स्वतंत्रता के बाद में देसी रियासतों के मिलने से जो प्रक्रिया चल रही थी कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को कश्मीर पर आधिपत्य करने के लिए भेजा। ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। भारत ने सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही भारत में सम्मिलित होने वाले विलेज जो पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन बिल, उस पर दस्तखत किए। और ऐसे में जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन संविधान द्वारा अनुच्छेद 370 में यानी कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना विलय के समय ही विशिष्ट परिस्थितियों का परिणाम था, जिसका कारण ऐतिहासिक है, किंतु आज भी जम्मू कश्मीर का सवाल भारतीय संघ में सबसे विवादित मुद्दा बना हुआ है। तो मतलब इश्यूज ऑफ जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी अगर हम यहाँ पे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी अलगाव की राजनीति का एक पार्ट माना जाता है। आई होप सो ये काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज है, 2-3 इश्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप सो आपको क्लियर आउट हुए होंगे कि अलगाव की जो राजनीति है क्या, इसका मतलब क्या होता है कि भाई पॉलिटिक्स जो वहाँ पर की जा रही है एक अलग स्टेट, एक अलग राज्य की डिमांड को लेकर के, कहीं ना कहीं छोटे बड़े जो गुट हैं जो इंटरनल तरीके से वो ट्रिगर का काम करते हैं, लोगों की सोच को मतलब एक तरीके से उन पर इफ़ेक्ट डालते हैं और उनकी जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाते हैं और अलगाव की जो राजनीति है उसको क्रिएट करते हैं और इंक्रीज करते हैं। सो फाइनली मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो लेक्चर्स कहाँ कहाँ तक स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऑफ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज ऑफ सारे वीडियो लेक्चर्स जब आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।